स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ राहुल जी हैं, हर्षवर्धन जी हैं, समीर जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब जरा वो कल की वोटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। कल वोटिंग 5% फिर डाउन हो गई। अब चुनाव आयोग फिर रिवाइज कर दे कुछ दिनों के बाद तो अलग बात है, और करेगा तो फिर विपक्ष फिर बोलेगा कि ये वोटर कहाँ से आपने जोड़ दिया इसके अंदर, इसका मतलब कुछ खेला हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई। बहरहाल अभी तक का जो वोटिंग का मामला है, 2019 में इन सीटों पर 62% पोलिंग हुई थी। कल जो पोलिंग हुई है वो लगभग 57.5% पोलिंग हुई है, तो 4.5-5% वोट जो है कम हुआ है इस बार। इस पर हम लोग बात कर लेंगे। खड़गे साहब का एक इंटरव्यू हुआ। खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि एक अंडर करंट देश के अंदर चल रहा है जो आप लोग नहीं देख रहे हैं। वो अंडर करंट साफ ये कह रहा है कि मोदी जी की कुर्सी खिसक गई है, और इसीलिए मोदी जी आपको ऐसी ऐसी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा इतना मुसलमान की तुष्टीकरण की इतनी बातें वो इसीलिए कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इनकी ऐसी हार होगी इस बार कि दुनिया इसका तमाशा देखेगी विपक्ष का, कि कैसे विपक्ष का पॉलिटिकल जनाजा जो है वो निकला। इसके अलावा हम लोग एक बात और करेंगे। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कश्मीर में, बारामूला में मुंबई से ज़्यादा वोट पड़े। सोचिए, कश्मीर में जहां एक बार फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से कितने वोट से कितना परसेंट पोलिंग हुआ था सर? कुल 13% वोटिंग। एक दौर वो था कि 13% वोट ओवरऑल हुआ था और सांसद चुन लिया गया था देश का फारूक अब्दुल्ला को। इस बार उस बारामूला के अंदर मुंबई से ज्यादा वोट पड़ रहा है। 9% पर भी 8.74 पर भी हुआ है। बताइए तो ये अब कश्मीर 2019 में हुआ है। कश्मीर के अंदर अगर की जरूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर 55% 60% वोट अगर पड़ रहा है किसी जगह पर, तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। ये बहुत कवर किया है कश्मीर, और उसके इलेक्शन बहुत कवर किए हैं। हालत ये होती थी कि स्पेशली लोगों को बाहर निकालना पड़ता था। हाँ, एक एक बूथ पर सिर्फ एक आदमी आके वोट करता था, वो भी उसको जबरदस्ती निकालते थे। भैया वहां से यहां पहुंच गए। वहां से यहां आना बहुत बड़ी बात। इसकी हम लोग आगे बात करते हैं। बहरहाल पहले मैं आपको दावे सुना दूं। आपको सुना रहा हूं मैं खड़गे साहब का दावा, और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात कही विपक्ष को लेकर के। दोनों बातें आप सुनिए, फिर बात करते हैं। सब तरफ घूमे हैं, हमको तो ये अंदाजा लग रहा है, और एक भारी अंडर करंट चल रही है, और कांग्रेस पार्टी इस बार ज़्यादा सीटें लाएंगी, और गठबंधन के जितने भी हमारे साथी हैं वो भी और हम मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लाएंगे, और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जितने सीट होना है उतने नहीं मिलेंगे, हम उसको रोक पाएंगे। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ, और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। अब दोनों की बातें तो आपने सुन ली। अब जरा इसको विश्लेषण जब करें तो ऐसे ना करें कि भाई हम ये से बात नहीं करेंगे कि भाई तो रैली में बोल रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं कह दिया जाता है। अब पहले अंडर करंट वाली बात। अंडर करंट होता क्या है? इतना ये शब्द इस्तेमाल होता है, अंडर करंट चल रहा है, साइलेंट वेव चल रही है, आपको नहीं पता चल रहा है। तो क्या होता है अंडर करंट? मतलब ऐसा कुछ हो रहा है देश के अंदर जो किसी को और को नहीं पता चल रहा। खड़गे साहब को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को केवल दिखाई दे रहा है, या वो अरविंद केजरीवाल को और उद्धव ठाकरे को दिखाई दे रहा है, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा देश जो है वो नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। लेकिन क्या कहीं ऐसी कोई नाराजगी, कहीं कोई नरेंद्र मोदी के काम से या नरेंद्र मोदी से
कोई ऐसा देश के लोगों को जो है इस बार ऐसा चिढ़ हो गई या बैर हो गया कि नहीं भाई इसको हटाना है, होता तो सबको नजर आ रहा होता ना। तो फिर ये अंडर करंट क्या है, बताइए राहुल जी। देखिए, एक तो मुझे याद आ रहा है कि गहलोत जी ने अभी हाल ही में विधानसभा चुनावों में अंडर करंट बहुत बोला था, तो उनको करंट लगा था चुनाव के बाद। तो अब ये खड़गे जी को लगने वाला है करंट, क्योंकि देखिए जनता में बिल्कुल साफ हो जाता है। जो लोग जो चुनाव में जो लोग धरातल पे जाते हैं, जमीन पे जाते हैं, अंडर करंट मतलब कांग्रेस के हिसाब से जो करंट मतलब अंडर हो जाए अब वो जैसे भी आप कर लीजिए, पर यह कुछ नहीं होता। देखिए जो ज़मीन पे जाते हैं लोग एनालाइज करने के लिए, उनको सब पता होता है कहाँ पे किस तरह का चुनाव हो रहा है। और इन चुनावों में ये बात तो बिल्कुल साफ है, बीजेपी एज है, और बीजेपी अपना जो उसका आंकड़ा है जादुई, उसको बड़े आराम से पार करी। 272 बड़े आराम से पार करी। तो आप लोग रोज कर। अब मैं आपको कल का अपना एक अनुभव बताता हूँ। कल हमारे एक चीज जो है, चूंकि मैं जो वोटर टर्नआउट ऐप पे देख रहा हूँ 60.48%। तो फिर तो 1.5% हुआ, 1.5% कम हुआ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतदान में कोई बहुत अंतर। अच्छा, आप बताइए, मुंबई जैसे जहां पर सब वैसे ही कम वोट होता है, इस बार 30 सालों में अगर 2 बार सबसे ज्यादा वोट हुआ है तो वो इस फेज में हुआ या फिर 2019 में हुआ। एक बार जरा सर मुंबई का और बारामूला दोनों का वोट परसेंटेज देखिए, बारामूला मुंबई का तो मैं बता दूं 52 पॉइंट कुछ है, तो उससे ज्यादा हुआ बारामूला में, उससे ज्यादा बारामूला अभी उसकी हम लोग बात करते हैं। लेकिन ये अंडर करंट वाली बात, कल हमारे शाम 57.58 हुआ। हम जो प्रोग्राम करते हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र, वो उसमें कल संजय कुमार जी आए थे। प्रोफेसर संजय कुमार, CSDS एक संस्था है जो सर्वे करती है, ऑटोनॉमस संस्था है, वो वहाँ पर वो पढ़ाते हैं और वो सर्वे की सर्वे की साइंस जो है वो बताते हैं, सिखाते हैं वो स्टूडेंट्स को। उन्होंने ये कहा कि देखिए चुनाव जा रहा था एक तरफ, मतलब नरेंद्र मोदी की तरफ, लेकिन फिर बीच में ऐसा आप कह लीजिए कि थोड़ी सी किसको कौन सी हवा कहते हैं सर उसको, पछुआ हुआ जो है वो चलने लग गई। मतलब उतना आसान नहीं रह गया, और इसीलिए मोदी जी को ट्रैक बदलना पड़ा फिर दूसरे चरण के बाद, जब वो तुरंत मुस्लिम तुष्टीकरण वाली लाइन पर आ गए। तो उनका एक कहना था कि जैसे आप लोगों हमारे बीच में कल बात हुई थी ना, आप लोगों ने असेसमेंट दिया कि भाई ऑलरेडी 275 पार भाजपा हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे इसकी सबसे ज्यादा संभावना है, लेकिन क्या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनेंगे ये अभी इस पर सवाल है। तो वो भी ये बात कह रहे थे, कुछ ऐसी जो खड़गे जी कह रहे हैं। खड़गे जी तो खैर बिल्कुल विपरीत बता रहे हैं, लेकिन उनका भी कहना था इतना सरल नहीं है 272। देखिए, लोग कहते हैं कि अंडर करंट क्या होता है, तो अंडर करंट होता है जब 5 करोड़ उज्ज्वला के तहत रसोई गैस बांटती है, नहीं पता चलता, बड़े बड़े पत्रकार घूमते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये 5 करोड़ किसी घर में होंगे ना, कहीं तो रखा, वो अंडर करंट होगा। जब आप कहते हैं कि 2 करोड़ घर बनाकर दे दिए, उसका भी अनुमान नहीं लगता। जैसे एक दिन हमको याद है कि नरेंद्र मोदी गए उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने 75,000 घर एक साथ दिए। तो कुल जो जिले हैं, हर जिले में उत्तर प्रदेश के हजार घर दे दिए। अब ये कहीं ना कहीं तो अंडर करंट जाएगा, लोगों को नहीं दिखता है। अंडर करंट हुआ था जब 2008 में यूपीए की सरकार में 60,000 करोड़ की कर्ज माफी एक साथ कर दी गई, अंडर करंट था। 2009 के चुनाव में आया। अंडर करंट इसका भी होगा ना, जो 5 किलो राशन की इसको देखकर, इसको महसूस करके मतदाता जाएगा तो ठप्पा मार देगा, यानी ईवीएम का अंडर करंट तो है, लेकिन दूसरी तरफ है। फिर से मैं कह रहा हूं, 320 सीट एनडीए कल पार कर चुका है। शांत लहर, साइलेंट वेव नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। जो लोग भी ये कह रहे हैं, वो सारे लोग अब पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, जनता से बात करना। जब जनता से बात करते हैं तो ये भी लहर के फोन पर है। देखिए सर, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में डाल दिए। 10 साल का आंकड़ा है, और 17 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल कनेक्शन के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जोड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिपोर्ट ये है कि लाभार्थी वर्ग का जो वोट बैंक है, वही भारतीय जनता पार्टी की सीटों को पूरा कर चुका है। लाभार्थी वोट बैंक पूरा आज 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी के हैं, अच्छा, जिन्होंने मिला है। और एक घर के अंदर आप पकड़ लो 3 से 4, लेकिन वो सारे वोट थोड़ी देंगे सर मोदी। लेकिन फिर भी आप पकड़ लीजिएगा 40 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 30 करोड़ तो लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं ना। आप 10 करोड़ मान लीजिए कि वोट नहीं देंगे। उसके अलावा महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक है, आधी आबादी का,
पिछली बार की तुलना में इस बार भारतीय जनता पार्टी को महिलाएं ज्यादा वोट करने जा रही है। एक तो 2000 प्रधानमंत्री जो लेके आए कि 2029 के अंदर 33% जो आरक्षण दिया है विधानसभा में लोकसभा के लिए, वो प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं थी लाभार्थी की उसमें सब में महिलाओं की भूमिका रही है। तो महिला एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। और आप ये तय मान लीजिए कि 5 फेज की वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से 272 का आंकड़ा पार कर चुकी है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी को ऑलरेडी आ चुकी पार हो चुकी है, कहीं चिंता की बात नहीं है। अगली 2 फेज की जो 114 एक शॉर्ट कमेंट में सर में आ रहा हूं। उसमें भारतीय जनता पार्टी 80 से 90 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी 335 सीटें जीतने की स्थिति में जा रही है अपनी दम पर। देखिए, अंडर करंट का मैंने एक सिर्फ ऑन सीरियस नोट, अंडर करंट का मैंने सिर्फ एक इंसिडेंट देखा है कि 2004 में जब कांग्रेस को यह विश्वास नहीं था कि हम जीत जाएंगे, उनको भी नहीं था, बिल्कुल एक शब्द नहीं, आप पूरा उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने कभी 2004 में कहा हो कि हम जीत जाएंगे। और वाजपेयी जी पूरा फुल कॉन्फिडेंस में थे। वो होता है अंडर करंट। ऑलराइट, तो ऐसे में पार्टियों को कुछ पता नहीं चलता कि हम जीत जाएंगे कि नहीं। बस इसमें एक चीज जोड़ दूं कि 137 और 142 का ही फर्क था, तब वो मिली जुली सरकारों का दौर था, ब्रूट मेजॉरिटी नहीं हुआ। देखिए, ये पूरा का पूरा मामला जो चुनाव के बारे में पतंगबाजी हो रही, वो जब पहला फेज का जब चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम आया तो वहाँ से ये पतंगबाजी शुरू हो गई कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, 2 तरह के स्टोरी निकले। इसके बारे में आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए और ये कहाँ से निकल रहा है। जब वोटिंग परसेंटेज कम हुई तो लोगों ने ये किया कि 2004 में भारतीय उस समय जो चुनाव हुआ था वो 8% मत कम हुआ था। अच्छा, 2004 में 2004 में 98 की तुलना में 98 की 99 की तुलना में 8% मत कम हुआ था और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी। लेकिन ठीक, अभी हर्षवर्धन जी ने कहा वो 30-40 सीट का ही बड़ा फासला था, कोई बहुत बड़ा फासला नहीं था। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह का ये है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं है। मैं किसी और भारतीय जनता पार्टी का अभिनेता का नाम लेने वाला था मुंह से, बहुत अच्छा हुआ मैंने कंट्रोल कर लिया। यदि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होते तो ये दिन देखने पड़ सकते थे। लेकिन मार्गदर्शक मंडल वाले न, मैं उन्हीं कैटेगरी में से, लेकिन अभी जो हैं वो करीब करीब वही निगेटिविटी की भूमिका में जा रहे हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता था। दूसरा हुआ क्या, उसी के बाद से एक और नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई जिसके बारे में हम लोग कई बार जिक्र नहीं कर पाए, लेकिन जिक्र कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी से को उतनी मदद नहीं कर रही है जितनी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर जोड़ दूं इसमें एक लाइन जोड़ दूं। नड्डा जी का अपनी बात खत्म कर दूं। नड्डा जी वाला विषय रह गया था, वो कल भी रह गया था। नड्डा जी ने इंटरव्यू में कहा कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग इंडिपेंडेंट, हमारी ताकत बहुत बढ़ गई है। उसको दूसरे तरीके से देखिए, जब बेटा बहुत जवान हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, कमाने वाला होता है, तो रोज रोज उसको अपने पिता से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, रोज रोज पूछने की नहीं। लेकिन उसका नाल जो है ना, वो नाभि से हमेशा जुड़ा रहता है, तो अपने पिता से वो अलग नहीं होता है ना। पिता से पिता अपने आप को पुत्र से अलग कर पाता है। लेकिन इसको लोगों ने और तरीके से इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी और यहां से ये 2 बातें जो पहला फेज के बाद जो है, वो जितने पतंगबाज थे उन्होंने सबने शुरू कर दिया कि ये पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। थोड़ा सा मुझे लगता है शुरू में कहा गया ये पिछली बार की तरफ जाएगा, लेकिन पिछली बार से थोड़ा कम रह जाएगा। फिर जब दूसरा फेज आया तो कहा पैटर्न थोड़ा सा नीचे जा रहा है और फिर एक नई पतंगबाजी फिर शुरू हुई। तब आपने देखा होगा कि तब आया कि भारतीय जनता पार्टी को वो सीटें नहीं मिलने जा रही है। 272 का भी आंकड़ा ये दूसरे फेज के चुनाव के बाद इन लोगों ने शुरू कह रहा हूं। प्रोफेसर संजय कुमार ने कल कहा, लेकिन मुझसे बात, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कह दिया तो हो गया, लेकिन फिर ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी, औंधे मुंह गिरे थे। और क्या मैं कई ऐसे चुनाव जिक्र कर सकता हूं, किसी व्यक्ति को हम डिस्कस करने के लिए नहीं है, बट ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जो सेफोलॉजी की ही दुनिया में है, वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। अपने बूते भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार सरकार बनाने जा रही है।
लेकिन चूंकि एक देखिए एक कांग्रेस का लेफ्ट लिबरल का एक इकोसिस्टम यहां पर काम करता रहा है, इसमें हमको मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। एक बड़ा इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में तैयार किया है बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों के बीच में। और इसलिए नहीं कि पत्रकारों को कोई ये करके, कांग्रेस तो पत्रकारों को खरीदती थी, कांग्रेस तो कोर्ट मैनेज किया करती थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। दूसरी बात में इन्होंने तो आते ही विदेश यात्राओं में पत्रकारों को कहा अपने टिकट खुद कराओ, अपना होटल खुद कराओ। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कांग्रेस को नंगा कर दिया। ठीक है सर, जिसे मैं बार बार कहता हूं, उसके सेकुलरिज्म के बुरके उतार करके बाहर फेंक दिया, बोला कि देखो ये नंगा चेहरा सेकुलरिज्म का। और तब लोगों में एक जागरूकता आई कि नहीं, 70 साल से इस देश में एक गंदा नैरेटिव चलाया जा रहा था तो लगभग देश विरोध पर था। और इस कारण से एक नया युवा पीढ़ी खड़ा हुआ, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का, प्रोफेसरों का, जो आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जड़ गया। वो उसका अपना कन्विक्शन है। मैं बाकी रागी जी से सब सहमत हूं, लेकिन एक मैं करेक्शन कर देता हूं। देखिए 1999 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 43.5 था और 2004 में 47.1। तो वोट बढ़ा था, वोट बढ़ा, वोट बढ़ने पर सरकार चली गई। लेकिन इसमें एक चीज और समझिए, दोनों के बीच में फासला 5 सीट का था। ऑलराइट, लेकिन मैं तो उसमें अब मेरी ज्यादा दिलचस्पी उस पर है जो एक जो संघ और भाजपा के, वही मैं बोल रहा था। एक बार समीर जी का कमेंट ले लूं। समीर जी, ये संघ वाली जो बात है कि अब मोदी जी, मैं इस पे थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूं, समय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में। मैं जानता हूं एक एक जिला में कम से कम 500 बार मीटिंग हुई है। 500 संघ और भाजपा की। संघ के इतने ग्रासरूट लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को गलतफहमी कहा नहीं क्या रहनी जाता है, चाहिए। क्या कहा जाता है, और अब से नहीं, ये तो कुछ वक्त से कहा जा रहा है कि अब मोदी जी लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं। मोदी जी संघ से बहुत बड़े हो चुके हैं। भाजपा संघ पर निर्भर नहीं करती है। संघ को अपना एजेंडा बरकरार चलाते रहने के लिए जो भी उनका सांस्कृतिक एजेंडा है, भाजपा की और मोदी की जरूरत है। इक्वेशन पलट गई है और उसमें नड्डा जी का ये बयान भी आ गया कि अब हम संघ पर डिपेंडेंट नहीं है। देखिए, दो तरह की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी और संघ के संबंधों को लेकर। जहां तक प्रधानमंत्री लोकप्रियता की बात है तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता संघ के ऊपर निर्भर नहीं है, उनकी लोकप्रियता खुद की अर्जित की हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो संघ के संगठन के ऊपर निर्भर है, संघ के स्वयंसेवकों के काम के ऊपर निर्भर है। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन तो संघ पर निर्भर है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता संघ के ऊपर निर्भर नहीं है।